हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक एलर्जीज। एलर्जीज को हम हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। पहले इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखो, एलर्जी है क्या? हमारा इम्यून सिस्टम जब किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटी यानी हाइपर सेंसिटिविटी शो करने लगे, तो हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। वो सिम्टम्स हमारे एलर्जी के सिम्टम होते हैं और उसी को सिंपली हम कह देते हैं एलर्जी हो गई है। तो हम कहते हैं ना, अति हर चीज़ की खराब है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम सेंसिटिव है तो ओके, बट हाइपर सेंसिटिविटी शो करता है तो ऑटो इम्यून और एलर्जी जैसी डिजीज़ हमें दिखाई देती है। तो अभी पर्टिकुलर हम फोकस करेंगे एलर्जीज़ पे। देखो, आप किसी नई जगह पे गए और वहाँ के एनवायरनमेंट में जैसे ही आप एंटर हुए तो आपको रनिंग नोज, स्किन के ऊपर ईचिंग, रैशेस और ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी, कुछ इस तरह के सिम्टम्स अपीयर होने लगे। अब आप उस जगह से वापस आए तो वो सिम्टम भी डिसअपीयर हो गए। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि उस एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा सब्सटेंस होगा जो आपके इम्यून सिस्टम को उसने क्या कर दिया, हाइपर सेंसिटिव कर दिया। क्लियर? लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे हम समझेंगे कि आपके साथ जो लोग गए थे वो बिल्कुल नॉर्मल थे, उनको कोई सिम्टम नहीं आए। जो लोग पर्टिकुलर उस जगह पे रह रहे हैं उनको भी कोई सिम्टम्स नहीं आए। तो यहाँ पे जो हमारे सब्सटेंस है जिसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिविटी शो कर रहा है, वो सब्सटेंस सबके लिए एलर्जी नहीं शो करेगा। तो एलर्जी के लिए जो सब्सटेंस है, एंटीजेंस हैं, वो अलग अलग हर पर्सन के लिए होते हैं। तो सपोज अगर मुझे किसी फूड आइटम से एलर्जी है तो मेरी फैमिली के बाकी लोग उसको अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो देखो क्या होता है, एलर्जी हमारे इम्यून सिस्टम की हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होती है किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, और वो सब्सटेंस बॉडी के अंदर जा रहा है तो एक तरह का एंटीजन ही हुआ, और वो एंटीजन अगर एलर्जी कॉज कर रहा है तो हम उसको कह देते हैं एलर्जेंस। और ये एलर्जेंस सबके लिए अलग अलग सब्सटेंस हो सकते हैं। मेरे लिए कोई फूड आइटम है, हो सकता है किसी को फैब्रिक से एलर्जी हो सकता है किसी को पॉलन से एलर्जी हो, किसी को एनिमल डेंडर से एलर्जी हो। तो ये एलर्जेंस सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, और इन एलर्जेंस के रिस्पेक्ट में जो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाने के बाद रिस्पॉन्स शो करता है, जो हमारे सिम्टम्स आते हैं, उनको हम कह देते हैं एलर्जीज। क्लियर? सो देखो क्या है, एलर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज exaggerated response of immune system to certain antigens present in the environment is called एलर्जी। यानी हमारे इम्यून का एग्जेजरेटेड बढ़ा हुआ रिस्पॉन्स, जरूरत से ज्यादा जो रिस्पॉन्स है वो किसी पर्टिकुलर एंटीजन, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, वो हमारा क्या कहलाता है? एलर्जी। एंड द सब्सटेंस टू विच such immune response are produced is known as allergens। यानी कि ऐसा सब्सटेंस, ऐसा एंटीजन जिसके लिए इम्यून सिस्टम इस तरह के रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम कह देते हैं एलर्जेंस।
अब देखो जैसे ही एलर्जेंस हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो ये क्या करेगा, एलर्जेंस अभी हमने कहा एक तरह का एंटीजन ही है, तो ये बी सेल को एक्टिवेट कर देगा। बी सेल इनएक्टिव फॉर्म पे है और जैसे ही बी सेल एक्टिवेट हुई तो टी हेल्पर सेल उसको स्टिमुलेट करेगी एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि जो एंटीबॉडीज बनेगी वो IgE बनेगी। हम पहले पढ़ चुके हैं IgE एंटीबॉडीज एलर्जिक मीडिएटर है, एलर्जी में रोल प्ले करती है। सो एंटीबॉडीज produced during allergies is IgE। सो एंटीबॉडीज डायरेक्ट तो नहीं बनेगी, तो यहां पे देखो क्या है, जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर हुआ एलर्जन, क्लियर। अब ये एलर्जेंस ने एंटीजन की तरह काम किया और ये क्या करता है, ये बी लिम्फोसाइट को एक्टिव कर देता है। अब बी लिम्फोसाइट टी हेल्पर सेल से स्टिमुलेट होगी और यहां पे कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, प्लाज्मा सेल में। और प्लाज्मा सेल्स स्पेसिफिक है एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के लिए, तो प्लाज्मा सेल यहाँ पे क्या बनेगी, एंटीबॉडीज, लेकिन एंटीबॉडीज कौन सी बनेगी, IgE, क्लियर। अब ये IgE एंटीबॉडीज क्या करती है, इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे ही स्टूडेंट IgE एंटीबॉडीज बनती है, ये स्टिमुलेट करती है किसको, मास्ट सेल को। अब मास्ट सेल कुछ सब्सटेंसेस का सिक्रीशन करती है, तो मास्ट सेल इट सिक्रीट हिस्टामिन एंड ऑल्सो सिक्रीट सेरोटोनिन। तो एलर्जी में मेन रोल प्ले करता है हिस्टामिन। तो अब हिस्टामिन एलर्जी के लिए क्या करेगा, चलिए वो देख लेते हैं। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट। हाँ जी, तो ये देखो यहां पे हिस्टामिन प्रोड्यूस हुआ और आप लोगों को पता होगा हिस्टामिन वैसोडाइलेटर है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। तो हिस्टामिन को हम क्या कहते हैं, इट इज वैसोडाइलेटर, क्लियर। तो वैसोडाइलेटर है तो क्या करेगा, इट कॉज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, क्लियर। ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा और जो कैपिलरीज है उस पर्टिकुलर एरिया की जहां पे भी हिस्टामिन का सिक्रीशन हुआ है, उन कैपिलरीज की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा एंड इंक्रीज permeability of blood capillaries। इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। ये देखो स्टूडेंट, ये क्या है, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स डायलेट हुई, ये देखो ये डायलेट हो गई। तो जैसे ही यहां पे डायलेशन हुआ तो ब्लड का फ्लो, यहां पे ब्लड फ्लो कर रहा था तो ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, धीमे हो जाएगा, तो यानी कि ब्लड प्रेशर लो हो गया। अब यहां पे एक चीज और देखते हैं, ये कैपिलरीज की फॉर्म पे कहीं पे अगर सप्लाई है, सो दीज आर कैपिलरीज, और किसी पर्टिकुलर टिश्यू में ये सप्लाइड है। तो देखो यहां पे कैपिलरीज की परमेबिलिटी बढ़ गई है। तो परमेबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि यहां पे जो सेल हैं
उन सेल के बीच में जो गैप है वो गैप बढ़ गया है और उस गैप से बहुत सारा जो फ्लूइड है, प्लाज्मा है, वो कैपिलरी से निकल के आएगा और इन टिश्यू में एक्युमुलेट हो जाएगा। क्लियर? तो ब्लड से प्लाज्मा आएगा, टिश्यू में एक्युमुलेट हो जाएगा और टिश्यू स्वेल कर जाएंगे क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड एक्युमुलेट हो गया। एलर्जी में स्वेलिंग एक कॉमन सिम्टम है, उसका कॉज क्या होता है? ब्लड से प्लाज्मा निकल के टिश्यू में एक्युमुलेट हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे देखो ब्लड का प्रेशर लो हो गया तो पीछे से ब्लड का फ्लो बढ़ता रहेगा, ब्लड का फ्लो इस पर्टिकुलर जगह पे बढ़ेगा तो रेडनेस, ईचिंग, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ना, ये सारे सिम्टम्स अपीयर होंगे। अब यहाँ पे जो सबसे कॉमन सिम्टम जिसका हमें ध्यान रखना होता है वो होता है ब्लड प्रेशर। यहाँ पे देखो डायलेशन की वजह से बीपी तो ऑलरेडी लो हो चुका था, लेकिन यहाँ पे फ्लूइड, जो ब्लड का फ्लूइड है, प्लाज्मा है, वो भी ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है, जिसको हम लिम्फ भी कह सकते हैं। तो वो टिश्यू में एक्युमुलेट हो गया है तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर और ज़्यादा डिक्रीज हो गया है। तो एलर्जी में बीपी का लो होना एक कॉमन सिम्टम है और कभी कभी बीपी इतना ज़्यादा लो हो जाता है कि इंसान की डेथ भी हो जाती है, पर्सन डाई कर सकता है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि हमें एलर्जी को बहुत ज़्यादा कैजुअल नहीं लेना है, बीपी चेक करते रहना है। क्लियर? तो देखो क्या है, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ ब्लड कैपिलरीज ड्यू टू विच fluid accumulates in tissue and blood pressure become low. Clear? Low blood pressure can lead to death in शॉर्ट टाइम। बहुत शॉर्ट टाइम में ये डेथ भी कॉज कर सकता है। तो हमें यहाँ पे एलर्जी में ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली चेक करते रहना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? अब ये जो एलर्जेंस हैं, ये एलर्जेंस कौन कौन से एलर्जेंस हो सकते हैं, मतलब एलर्जेंस किस टाइप के होते हैं? तो ये कुछ भी हो सकते हैं और जो मेरे लिए है जरूरी नहीं वो किसी दूसरे के लिए एलर्जन हो, या किसी जो आपके लिए है वो आपके फैमिली मेंबर के लिए हो। सबके लिए एलर्जेंस अलग अलग हो सकते हैं। तो हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एलर्जेंस। तो देखो क्या हो सकते हैं एलर्जेंस। ये हो सकते हैं स्टूडेंट माइट्स, जो एनवायरनमेंट में डस्ट के साथ माइट्स घूम रही हैं वो भी एलर्जेंस की तरह काम कर सकते हैं। इवन डस्ट भी एलर्जेंस की तरह काम करते हैं। पॉलन ग्रेन एंड एनिमल डेंडर। एनिमल डेंडर क्या होते हैं? जो एनिमल की रूसी होती है, डेंड्रफ, उसको एनिमल डेंडर कह देते हैं। कोई भी फूड आइटम, क्रीम, लोशन, कोई फैब्रिक, तो एलर्जेंस जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं और हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। एलर्जन किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए वही है जो उसके इम्यून सिस्टम को हाइपर सेंसिटिविटी शो करने पे मजबूर कर दे, उसके इम्यून सिस्टम से एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स को दिखा दे। हाँ जी, तो हम देखते हैं स्टूडेंट सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। एलर्जी के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं
मोस्ट ऑफ द टाइम जो एलर्जेंस हैं वो इनहेलेशन के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो स्नीजिंग, रनिंग नोज, नेजल कंजेशन, इस तरह के सिम्टम्स कॉमन दिखाई देते हैं। सो रनिंग नोज with congestion, running and reddened eyes, low blood pressure and difficulties in breathing, red skin with rashes एटसेट्रा। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो एलर्जी के होते हैं। क्लियर? अब हम इनके लिए ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं? सो देखो, ट्रीटमेंट के तौर पे अगर एलर्जी बहुत ज़्यादा कैजुअल है, जब हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं ना, तो कई बार एलर्जेंस का प्रॉपर पता भी नहीं लगता, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, बिल्कुल बहुत कम अमाउंट में, कम कंसंट्रेशन में उस पर्टिकुलर एंटीजन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। अगर इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स दिखाएगा तो यानी कि हम उस सब्सटेंस से एलर्जिक हैं। क्लियर? तो इसके लिए सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं? मेन सिम्टम जो अपीयर हो रहे थे वो आते हैं हिस्टामिन की वजह से। तो हम यहाँ पे अगर कैजुअल सिम्टम्स दिख रहे हैं तो मोस्टली क्या देते हैं? एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। क्लियर? कैजुअल सिम्टम्स जैसे कि स्किन के ऊपर रैशेस होना, इचिंग होना, इस तरह के सिम्टम्स हैं तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स देते हैं। लेकिन अगर इमिडिएटली ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो ये तो एक सीरियस प्रॉब्लम है, तब उस केस में हम क्या देते हैं? एड्रेनलिन और स्टेरॉइड्स। ये दोनों क्या करते हैं? क्विकली एलर्जी के सिम्टम्स को रिड्यूस कर देते हैं। क्विकली रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। क्लियर स्टूडेंट? तो ये क्या है? ट्रीटमेंट। एनसीईआरटी में तो यहीं तक है। थोड़ा सा कई बार क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऑप्शंस में आपको टाइप्स ऑफ एलर्जी, डिजीजेस के नाम दे देते हैं, तो वहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो हम टाइप्स ऑफ एलर्जी भी पढ़ लेते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ एलर्जीज। क्लियर? तो इसमें फर्स्ट है स्टूडेंट हे फीवर। हे फीवर एक टाइप की एलर्जी है और इसको एलर्जिक राइनिटिस के नाम से भी जानते हैं। इट इज also known as allergic rhinitis। क्लियर? राइनिटिस हम वायरल राइनिटिस पढ़ चुके हैं जिसपे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो इन्फेक्ट होता है, तो सिम्टम्स तो लगभग उसी की तरह रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कॉजेटिव एजेंट है, एलर्जेंस है, वो पॉलन या डस्ट हो सकते हैं, वायरस नहीं है, तो यहाँ पे कॉजेटिव एजेंट क्या है? एलर्जेंस है।
इट इज ड्यू टू pollen और डस्ट, मोस्टली इन्हीं की वजह से होते हैं। सिम्टम्स सेम रहेंगे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज अफेक्टेड, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्ट होता है स्टूडेंट, लंग्स अफेक्टेड नहीं रहते हैं। सिम्टम्स इसके क्या देखने को मिलते हैं, आईज जो है वो स्वेल कर जाती है, स्वेलन एंड रनिंग आईज, आईज स्वेल कर जाती है, आंखों से पानी बहता रहता है। क्लियर? रनिंग नोज, रनिंग नोज विद कंजेशन, नाक बंद रहेगी, नाक बहती रहेगी। क्लियर? तो ये हे फीवर के सिम्टम है। पहली एलर्जी की टाइप है और दूसरा एलर्जी का जो टाइप है वो हम पढ़ते हैं अस्थमा। अस्थमा जिसको दमे की बीमारी भी कहते हैं, अधिकतर आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, और जब सांस लेते हैं तो एक व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, ये अस्थमा की खास पहचान है। अब ये भी एक तरह की एलर्जी है, तो एलर्जेंस की वजह से ही होती है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो एलर्जेंस है, एलर्जेन इज पॉलन, और यही कारण है कि जैसे फैब मार्च का जो टाइम आता है तो अस्थमा के अटैक बहुत ज़्यादा प्रॉन हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे पॉलन ग्रेन जो है वो एनवायरनमेंट में घूम रहे होते हैं। तो ये एलर्जेन जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो बॉडी के एंटर करते ही क्या करेगा, बी सेल्स को एक्टिवेट करेगा और एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कराएगा। ये हम पढ़ चुके हैं। तो एंटीबॉडीज कौन सी बनती है, IgE। क्लियर? और IgE मास्ट सेल को स्टिमुलेट करेगी और क्या करेगी, हिस्टामिन का सिक्रीशन कराती है। अब हिस्टामिन जो है वो ब्लड वेसल्स के ऊपर डायलेशन का काम करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, ये हम पढ़ चुके हैं। पर क्या आपको पता है कि ये ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम भी करता है? तो ये ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर भी है और यही मेन कॉज होता है अस्थमा में ब्रीदिंग इश्यूज होने का। तो देखो क्या है, हिस्टामिन इज ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर। तो ये ब्रोंक्यूल्स को क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। अब ये देखो, ये हमारा सपोज दिस इज एयर पाइप, विंड पाइप कह लो, या इसको आगे कॉन्टिन्यूशन में ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स हम कह देते हैं। दिस इज एयर पाइप, जिसको विंड पाइप भी कहते हैं, और हम कंसीडर कर लेते हैं ये पूरा ब्रोंक्यूल्स तक का ही पाथवे है। तो अब क्या होगा, इस तरह के हॉलो पाइप होते हैं, तो ये कंटिन्यूसली इसके ऊपर प्रेशर डाल के इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफिकल्टी तो वैसे ही होगी। अब एक और रीजन देखो क्या है, कि इसके चारों तरफ जो टिश्यू होते हैं, ये इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता ही क्यों है, इसके चारों तरफ जो टिश्यू होंगे जो एयर पाइप को सराउंड करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड वेसल्स डायलेट हुई, कैपिलरीज की परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पे जो है फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाएगा इनके चारों तरफ। कहाँ एक्युमुलेट हो गया, उन टिश्यू के चारों तरफ जो एयर पाइप को, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स को सराउंड करते हैं। अब ये जो फ्लूइड यहाँ पे एक्युमुलेट हो गया, तो ये क्या करेगा,
एयर पाइप के आसपास के जितने भी टिश्यू हैं उनको स्वेल कर देगा। स्वेलिंग की वजह से इनमें स्पाज्म की कंडीशन आ जाएगी। स्पाज्म की कंडीशन होती है ऐंठन। तो ये सारे टिश्यू ऐंठ जाएंगे, अकड़ जाएंगे और कंटिन्यूसली एयर पाइप के ऊपर प्रेशर डालते रहेंगे, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करते रहेंगे और उसकी वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी। सो दिस इज अस्थमा। अस्थमा में हम मेनली एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स तो देते ही हैं, पर अगर सीवियर कंडीशन है तो एड्रेनलिन और स्टेरॉइड का इंजेक्शन भी देना पड़ता है। तो देखो इसमें कंडीशन क्या है स्टूडेंट। स्पाज्म ऑफ टिश्यू दैट surround respiratory tract and fluid accumulate around air pipe, bronchi, bronchioles, which cause difficulties in breathing. Clear? And wheezing sound produced during breathing. तो जब ब्रीथ करते हैं ना, इस तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है जो और ज़्यादा डीप होती है। सो दिस इज अस्थमा। आई होप ये आपको क्लियर है। सो थर्ड, एलर्जी बहुत ज़्यादा सीरियस है, पढ़ते हैं हम उसको एनाफाइलैक्टिक शॉक। चलिए थर्ड क्या है, एनाफाइलैक्टिक शॉक। अब ये एलर्जी में कुछ ऐसे रिएक्शन शो करते हैं जिसमें फ्यू मिनट्स में डेथ भी हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा टाइप जो है एलर्जी का, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, वो यही होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही एलर्जेंस बॉडी के अंदर एंटर हुआ, एंटर करते ही फ्यू मिनट्स में क्या करेंगे, इतनी सीवियर रिएक्शन शो होगी कि सभी जो ब्लड वेसल्स है बॉडी की डायलेट हो जाती है, कैपिलरीज परमेबल हो जाती हैं और सारा फ्लूइड टिश्यू में एक्यूमुलेट हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, अनकॉन्शियसनेस और डेथ इमीडिएट हो सकती है। क्लियर? तो इसको हमें खास तौर पे इसका हमें ध्यान रखना होता है। तो इट शोज सीवियर एलर्जिक reactions occur within few minutes after injection of allergens। हमने यहाँ पे इंजेक्शन क्यों लिखा? देखो एनाफाइलैक्टिक शॉक कभी कभी नेचुरल भी होता है, जैसे कई लोगों में बीज के जो हनी बीज होती है उसके स्टिंग, उनको काटने बाइट करने की वजह से स्टिंग गया और इमिडिएटली एनाफाइलैक्टिक शॉक जो है वो शो होता है। कई लोगों में जैसे एंटीबायोटिक का इंजेक्शन देते ही, कई लोगों में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते ही जो एलर्जेंस है वो
एनेस्थीसिया भी हो सकता है। तो इस तरह के इंजेक्शन देते ही इमिडिएटली ब्लड प्रेशर लो होता है और डेथ हो सकती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है इंजेक्शन ऑफ एलर्जेंस। तो सर्जरी के दौरान भी इस तरह के इश्यूज देखने को मिलते हैं, जैसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देने पे। तो ये इस कंडीशन में भी एनाफाइलेक्टिक शॉक देखने को मिल सकते हैं। इमीडिएट लो बीपी, अनकॉन्शियसनेस एंड डेथ में अकर। और इसका एक सिंपल सा जो ट्रीटमेंट है वही एड्रेनलिन या फिर स्टेरॉइड के इंजेक्शन इमीडिएटली देने होते हैं। फोर्थ, एक्जिमा। एक्जिमा एक तरह की स्किन एलर्जी है। तो इसमें क्या होता है, रेडेंड स्किन, followed by itching and blister formation। आपने अगर एक्जिमा के पेशेंट देखे होंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया वो पूरा रेड हो जाता है, इंटेंस इचिंग होती है और छोटे छोटे फफोले वहां पे आ जाते हैं। देन फोर्थ इज अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया कॉमनली देखने को मिल जाता है, जिसको हम कहते हैं ना पित्त उछल जाना, दैट इज अर्टिकेरिया। स्किन के ऊपर सडनली ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाती है और वो तुरंत गायब भी हो जाती है अगर ट्रीटमेंट दे दो या एलर्जेंस चला जाए तो। ब्लिस्टर फॉर्मेशन ऑन स्किन। तो ये स्टूडेंट एलर्जी के टाइप्स भी हम पढ़ चुके हैं। अगर क्वेश्चंस कहीं से भी आता है तो आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे लिम्फोइड टिश्यू ऑर्गन्स, यानी कि इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स।